Hi everyone, my name is संजीव एंड वेलकम टू Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग का लेक्चर नंबर 3 जो कि है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इन पाइथन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ना, रेस कंडीशन क्या होता है, शेयर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना, सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है इन मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना। तो देखेंगे लॉक्स होते हैं। ठीक है, लॉक्स को हम लोग म्यूटेक्स भी बोलते हैं। लॉक में एक्वायर मेथड होता है, रिलीज मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेमाफोर्स। सेमाफोर में देखेंगे एक्वायर मेथड, रिलीज मेथड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे ऑन जुपिटर नोटबुक कि अगर हम लोग कोई ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं थ्रू मल्टी थ्रेडिंग तो कैसे रेस कंडीशन जनरेट होता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेस कंडीशन को हम लोग कैसे इलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉक्स, है ना। पाइथन में लॉक्स के हेल्प से हम लोग रेस कंडीशन को कैसे इलिमिनेट करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और साथ में कोड भी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेमाफोर को कुछ इंप्लीमेंट करके देखेंगे, है ना। सेमाफोर क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और वो म्यूटेक्स या फिर लॉक से कैसे डिफर करता है। उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक कनकरेंट काउंटर इंप्लीमेंट करने वाले हैं विथ लॉक, है ना। इसको हम लोग देखेंगे कि अगर हम काउंटर को विदाउट लॉक इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या आउटपुट आता है ना, रेस कंडीशन होता है या नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग लॉक से इंप्लीमेंट करते हैं तो रेस कंडीशन इलिमिनेट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इन पाइथन। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ना। सब द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। हमने थ्रेड देखा, है ना, प्रोसेस देखा, मल्टी थ्रेडिंग देखा, लेकिन व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल थ्रेड, ठीक है, टू इंश्योर दे सेफली शेयर रिसोर्सेज एंड डोंट इंटरफेयर विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का डेफिनेशन। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं ना उसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं, लाइक क्वाड कोर होते हैं, है ना, क्वाड कोर जिसमें 4 कोर होते हैं, ऑक्टा कोर जिसमें 8 कोर होते हैं, है ना। तो टू प्रॉपरली यूटिलाइज ऑल दिस कोर हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिखना शुरू किया। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का कोड हमने इसलिए लिखना शुरू किया ताकि जो सारे सीपीयू कोर होते हैं उसको हम लोग इफिशिएंटली यूटिलाइज कर ले और चीज़ें कनकरेंटली एग्जीक्यूट हो और उससे हम लोग पैरेललिज्म अचीव करें, है ना। तो अगर मेरे पास कोई टास्क है, मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगा, सब टास्क में डिवाइड कर दूंगा, सब टास्क 1, सब टास्क 2, सब टास्क 3, है ना। और हर एक सब टास्क को हम लोग एक थ्रेड से इंप्लीमेंट कर देंगे, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। ठीक है, तो सारे सब टास्क को हम लोग एक थ्रेड से इंप्लीमेंट कर लेंगे और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सारे जो थ्रेड होगा उसका जो आउटपुट होगा उसको हम लोग मेन थ्रेड में उसको हम लोग कंबाइन कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग कोई भी बड़े प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा टास्क हम लोग सब टास्क में ब्रेक करके और चीज़ों को इफिशिएंटली इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो एडवांटेज समझ लिया, है ना। तो दुनिया में हर एक चीज़ का अगर कुछ एडवांटेज होता है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो क्या लिमिटेशन होता है मल्टी थ्रेडिंग का, ये तो हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग हम लोग कनकरेंसी अचीव कर सकते हैं या पैरेललिज्म अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, तो द फर्स्ट लिमिटेशन इज रेस कंडीशन। ठीक है, रेस कंडीशन जो होता है एक लिमिटेशन होता है मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन जो होता है इन पाइथन इज अबाउट कोऑर्डिनेटिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड टू इंश्योर सेफ एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज शेयर होते हैं उसका एक्सेस सेफली हो, है ना, एंड टू अवॉइड रेस कंडीशन। ठीक है, टू अवॉइड रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन क्या होता है पहले अब ये समझते हैं। ठीक है,
तो रेस कंडीशन अकर व्हेन टू और मोर थ्रेड और प्रोसेस एक्सेस शेयर डेटा एट द सेम टाइम एंड द फाइनल आउटकम डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच द थ्रेड एक्सिक्यूट। ठीक है, आपको समझ में नहीं होगा। ठीक है, रेस कंडीशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, रेस कंडीशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, और मेरे पास दो थ्रेड हैं जो कि इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ना, उसको सारे थ्रेड उस प्रोसेस के वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो थ्रेड हैं T1 एंड T2, और T1 में क्या इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहला तो है कि टेम्प में ए को रीड करो। ठीक है, उसके बाद कुछ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करो, आईओ ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि टेम्प प्लस इक्वल टू 1 और फिर ए में टेम्प को असाइन कर दो। ठीक है, दूसरा थ्रेड में भी सेम ही है, टेम्प इज इक्वल टू ए, कुछ आईओ ऑपरेशन है। ठीक है, आईओ ऑपरेशन है। उसके बाद टेम्प में क्या करो, 1 का इंक्रीमेंट करो और ए इज इक्वल टू टेम्प कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर चीज़ें सीक्वेंस ऑर्डर में एक्सिक्यूट होगा, है ना, अगर चीज़ें सीक्वेंशियली एक्सिक्यूट होगा, लाइक अगर पहले T1 एक्सिक्यूट होगा और उसके बाद T2 एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, इसको मान लो ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4। ठीक है, और ये है I5, ये है I6, ये है I7 और ये है I8। ठीक है, तो सीक्वेंस एक्सिक्यूशन मतलब ये हुआ कि सबसे पहले T1 का I1, I2, I3 और I4 एक्सिक्यूट होगा और उसके बाद T2 एक्सिक्यूट होगा, जिसका कि I5, I6, I7 और I8 एक्सिक्यूट होगा। तो अगर चीज़ें सिक्वेंशियली एक्सिक्यूट होगी, है ना, अगर चीज़ें सिक्वेंशियली एक्सिक्यूट होगी तो क्या आउटपुट होगा ए का। ठीक है, तो T1 क्या कर रहा है, T1 इफेक्टिवली ए में एक ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू अभी अगर 2 है तो ए बराबर 3 हो जाएगा, और जब T2 एक्सिक्यूट होगा तो इफेक्टिवली ये भी क्या कर रहा है, एक का इंक्रीमेंट कर दे रहा है। तो जब एक का इंक्रीमेंट कर दे रहा है तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा जब चीज़ें सिक्वेंशियली एक्सिक्यूट होगी। ठीक है, लेकिन अगर चीज़ें सिक्वेंशियली एक्सिक्यूट ना हो करके जब मल्टी थ्रेडिंग होगा तो चीज़ें पैरेलली या कनकरेंटली एक्सिक्यूट होगा। राइट, मल्टी थ्रेडिंग में चीज़ें पैरेलली और कनकरेंटली एक्सिक्यूट होता है, और जो एग्जैक्ट ऑर्डर एक्सिक्यूशन का होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड अपॉन क्या मेमोरी अवेलेबल है, क्या कोर अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो दोनों थ्रेड होता है उसको ऑपरेट करता है इंटरलीव्ड फैशन। ठीक है, अगर एक सिनेरियो ऐसा सोचो कि T1 का I1 एक्सिक्यूट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि T1 का I2 एक्सिक्यूट हुआ, और जब I2 एक्सिक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आईओ ऑपरेशन हो रहा है। तो हमने पढ़ा था जब आईओ ऑपरेशन होता है तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे थ्रेड को चांस देती है CPU को एक्सिक्यूट करने का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसके बाद हो जाएगा T2 का I5। मैं आपको सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होगा T2 का I5 और फिर T2 का I6 एक्सिक्यूट होगा। राइट, I6 एक्सिक्यूट होगा, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आईओ ऑपरेशन हो रहा है। तो आईओ ऑपरेशन अगर होता है इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऑपरेटिंग सिस्टम T1 को मौका देगी एक्सिक्यूट करने का, क्योंकि T2 तो आईओ ऑपरेशन कर रहा है ना। इसको डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, T2 का जब I6 होगा तो फिर T1 का I3 होगा और फिर T1 का I4 होगा। ठीक है, अब T1 का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ T2 का ऑपरेशन एक्सिक्यूट होगा, T2 का I7 और फिर T2 का I8। ठीक है, इस तरीके से एक्सिक्यूशन होगा। ठीक है, तो जब T1 का I1 एक्सिक्यूशन होगा ना, जब T1 का I1 एक्सिक्यूशन होगा तो टेम्प में वैल्यू हो जाएगा 2, है ना, टेम्प में वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, और जब I2 एक्सिक्यूशन होगा तो आई ऑपरेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जब T2 का I5 एक्सिक्यूट होगा तो यहाँ भी हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद T2 का I6 होगा तो आई ऑपरेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर T1 का I3 होगा तो टेम्प में 1 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, तो टेम्प हो जाएगा यहाँ पे 3, है ना, टेम्प हो जाएगा 3। ठीक है, और फिर जब I4 होगा तो ए इज इक्वल टू टेम्प है ना, ए इज इक्वल टू टेम्प है तो ए हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद T2 का I7 होगा तो T2 का I7 जब एक्सिक्यूट होगा
तो टेम्प का वैल्यू पहले था 2, यहाँ पे टेम्प का वैल्यू 2 है, तो टेम्प प्लस इज इक्वल टू 1 जब होगा तो टेम्प हो जाएगा 3, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे कि जो ए का इफेक्टिव वैल्यू है वो हो जाता है 3, है ना, ए का इफेक्टिव वैल्यू 3 हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग आउटपुट। दो थ्रेड कॉल हो रहे हैं और हर एक थ्रेड क्या कर रहा है, ए का वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है ना। तो दोनों थ्रेड अगर वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा तो इन दैट केस द फाइनल आउटपुट ऑफ ए शुड बी 4, इट शुड नॉट बी 2, राइट। लेकिन इस केस में ए इज इक्वल टू 3 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेस कंडीशन है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस कंडीशन, कि आउटपुट ए का जो आउटपुट है, ग्लोबल वेरिएबल का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है कि किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होता है ना। तो अगर वो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेस कंडीशन है, ठीक है, रेस कंडीशन है, ठीक है। क्लियर है रेस कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो व्हेन मल्टीपल थ्रेड एक्सेस शेयर डेटा विदाउट सिंक्रोनाइजेशन दे में लीड टू करप्ट डेटा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, डिफिकल्ट टू डिबग इशू, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखा, राइट। क्यों? क्योंकि करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट एक्सिक्यूशन ऑर्डर में ए का वैल्यू 4 होना चाहिए, ए का वैल्यू 4 होना चाहिए, लेकिन ए का वैल्यू 3 आ रहा है, क्योंकि अगर ये ऑर्डर एक्सिक्यूट होता है, ठीक है, और एक्सिक्यूशन का ऑर्डर वो हम पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाइथन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्सिक्यूट करता है वो डिपेंड करता है सिनेरियो मतलब वो डिपेंड करता है क्या नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल है ना, नंबर ऑफ कोर अवेलेबल है, कितना रैम अवेलेबल है, बहुत सारे या फिर कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज हो रहा है, ये सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अलग अलग एक्सिक्यूशन ऑर्डर, अगर मैं कोई और ऑर्डर दूं तो अलग आउटपुट आ सकता है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन एक्सिक्यूशन ऑर्डर अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हो तो ऐसा आउटपुट होता है या फिर ऐसा कंडीशन चला जाता है विदाउट यूजिंग प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कि आप उसको डिबग नहीं कर सकते हो, आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे ना, जब भी हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे तो हम लोग प्रॉपर उसका केयर करेंगे। जब भी कोई कॉमन डेटा हम लोग एक्सेस करें या शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, शेयर्ड रिसोर्स या फिर ग्लोबल डेटा है ना, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अगर किसी कोड के किसी पार्ट में अगर हम लोग ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं या ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको हमें प्रॉपरली एक अच्छे से उसको एक्सेस करना होता है विथ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। और वैसे कोड जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का यूज हो रहा है या शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग के कारण हम लोग एक्सिक्यूशन को स्पीड अप कर सकते हैं, कम समय में चीज़ों को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, और मल्टीपल कोर्स जो हमारे लैपटॉप में होता है उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी लिमिटेशंस। हमें मल्टी थ्रेडिंग को बहुत प्रॉपरली यूज करना चाहिए, हमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं और उसमें अगर हम लोग कोई कॉमन डेटा या कॉमन रिसोर्स को अगर हम लोग एक्सेस करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज करना चाहिए कि एक बार में एक ही थ्रेड उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन होता है लॉक इज वन ऑफ द सोल्यूशन एंड देयर आर फ्यू अदर सोल्यूशन लाइक सेमाफोर, ठीक है। तो ये सारे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं सच दैट इट गिव्स अस डिजायर्ड आउटपुट, है ना, डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो हमें रेस कंडीशन दे दे, है ना। तो हम लोग रेस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रेस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले लॉक क्या होता है। तो लॉक को हम लोग दूसरे लैंग्वेज या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में हम लोग इसको कभी कभी म्यूटेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बाइनरी लॉक होता है, ठीक है, एक बाइनरी लॉक होता है, या तो वो लॉक्ड होगा या तो वो अनलॉक्ड होगा, उसका दो ही स्टेट होगा, ठीक है। तो लॉक आर द मोस्ट बेसिक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जो कि पाइथन में होता है, ठीक है। दे अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एक्वायर द लॉक एट ए टाइम, ठीक है। तो अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन है जिसमें कि हम लोग कोई ग्लोबल वेरिएबल
कोई ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं मतलब उसको रीड कर रहे हैं, उसको राइट कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो उस कोड को, उस सेगमेंट को हम लोग लॉक के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। लॉक के अंदर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है लॉक अक्वायर, ठीक है, और लॉक रिलीज, ठीक है, लॉक रिलीज। इस तरीके का हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, उसको एक बार में एक ही थ्रेड उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई इस कोड को रन करेगा ना कोई थ्रेड, तो लॉक अभी क्या है, लॉक करंट कंडीशन क्या है, लॉक अभी अनलॉक्ड कंडीशन में है, तो लॉक अक्वायर ट्रू रिटर्न करेगा और जो थ्रेड होगा वो इसको एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इन बिटवीन, अगर इसको एक्सिक्यूट करने के बीच में अगर कोई दूसरा थ्रेड T2 अगर आता है और इसको रन करता है, तो वो अक्वायर लॉक को नहीं कर पाएगा, वो लॉक को अक्वायर नहीं कर पाएगा, वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा या ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस लॉक को कोई दूसरा अक्वायर कर लिया है। और जब थ्रेड वन जो कि पहले इसको एक्सिक्यूट करा था, वो एक्सिक्यूशन करने के बाद जब वो लॉक को रिलीज कर देगा, तब जो T2 वेटिंग कंडीशन में था, अब वो उस लॉक को अक्वायर करके और ये जो क्रिटिकल सेक्शन वाला जो डेटा है उसको वो एक्सेस कर सकता है, उसको एक्सिक्यूट कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो थ्रेड जो लॉक होता है ना, लॉक इंस्टेंस जो होता है वो प्रोवाइड होता है थ्रू थ्रेडिंग मॉड्यूल। थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर एक लॉक जो होता है वो इंस्टेंस होता है, जिसके हेल्प से हम लोग सिंपल लॉक इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। उसमें दो मेथड्स होते हैं, एक अक्वायर लॉक, एक रिलीज लॉक, ठीक है। अक्वायर मेथड के हेल्प से हम लोग लॉक को हम लोग ट्रू कर देते हैं और रिलीज के हेल्प से हम लोग लॉक को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे होता है क्या होता है, बस इतना सिंपल याद रखो कि रिलीज मेथड लॉक को फॉल्स कर देता है और एक्वायर मेथड लॉक को ट्रू कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेमाफोर क्या होता है। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि जो लॉक होता है वो बाइनरी नेचर का होता है, ठीक है। तो सेमाफोर जो होता है वो काउंटिंग नेचर का होता है, थोड़ा जेनरिक होता है, ठीक है। तो लॉक में हमने देखा था कि उसको एक बार में एक ही थ्रेड उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ रिसोर्सेज या कुछ कुछ केस में हमें एक से ज़्यादा थ्रेड को हमें एक्सेस देना अलाउड होता है। लाइक कोई ऐसा रिसोर्स हो, है ना, जिसको एक बार में मैक्सिमम 4 थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम 2 थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दैट केस हम लोग सेमाफोर डिफाइन करेंगे विथ इनिशियल वैल्यू 2, ठीक है। तो इन दैट केस दो जो होंगे, दो थ्रेड उसको एक बार में एक्सेस कर सकते हैं पैरेलली, और दो से ज़्यादा उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेमाफोर का यूज होता है। तो सेमाफोर आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू ए शेयर्ड रिसोर्स विथ लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है। लाइक प्रिंटर हो गया, है ना, या फिर CPU कोर हो गया, उसका लिमिटेड कैपेसिटी होता है। लाइक CPU कोर का कैपेसिटी 4 है, प्रिंटर का कैपेसिटी 2 है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये सारे रिसोर्सेज को हम लोग एक्सेस करने के लिए हम लोग सेमाफोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग सेमाफोर का यूज़ करते हैं। तो दे मेंटेन ए काउंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऐसा समझो कि सेमाफोर एक काइंड ऑफ इंस्टेंस है, जिसमें एक वेरिएबल है जो कि ये स्टोर करता है कि अभी नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कितना है, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज कितना है। तो अगर एक ऐसा केस सोचो कि अगर अवेलेबल रिसोर्सेज 2 है, मतलब 2 प्रिंटर अभी अवेलेबल है, ठीक है, P1 और P2। तो सबसे पहले जब वो थ्रेड को एक्सेस करने आएगा, वो देखेगा अवेलेबल रिसोर्सेज 2 है, तो वो एक एक्सेस कर लेगा, तो अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाएंगे 1, ठीक है। और उसके बाद कोई थ्रेड T2 आ रहा है एक्सेस करने के लिए, तो देखेगा अवेलेबल रिसोर्सेज 1 है, तो वो भी एक्सेस कर लेगा P2 को, ठीक है। तो T2 एक्सेस कर रहा है P2 को और T1 एक्सेस कर रहा है P1 को, ठीक है। अगर कोई T3 करके थ्रेड आता है एक्सेस करने के लिए, देखेगा कि करंट स्टेटस 0 है, मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो वेट करने लगता है कि रिसोर्सेज जब खाली होंगे, जब प्रिंटर का खाली होगा, तब मैं उसको दोबारा एक्सेस करूंगा, ठीक है। इन बिटवीन अगर T1 जो थ्रेड है उसका प्रिंटर का यूज कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वो सेमाफोर को क्या करता है, अनलॉक कर देता है, मतलब सेमाफोर का अकाउंट 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा और जो प्रिंटर उसको रिलीज कर देगा। उसी तरीके से जब T2 थ्रेड जो है, अगर वो प्रिंटर का यूज उसका कंप्लीट हो जाता है, तो वो फिर से अवेलेबल रिसोर्सेज को इंक्रीमेंट कर देता है और T3 अब उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अभी जो है अवेलेबल रिसोर्सेज वो 2 क्वांटिटी में है, ठीक है। तो थ्रेड अक्वायर रिसोर्सेज फ्रॉम सेमाफोर यूजिंग द अक्वायर मेथड एंड रिलीज देम यूजिंग रिलीज मेथड, ठीक है। तो कोड वाइज दोनों टोटली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम लोग इसको कोड से समझते हैं, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है।
तो मैंने एक एग्जांपल, अगर आप ये एग्जांपल को देखते हो तो ये एग्जांपल में मैं ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि रेस कंडीशन कैसे अराइज होता है, ठीक है। तो ये जो कोड है इसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो इसमें एक ग्लोबल शेयर्ड वेरिएबल है ना, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है कि एवरी टाइम जब ये फंक्शन कॉल होता है ना, तो शेयर्ड वेरिएबल जो है ना, उसका वैल्यू 1000 से इंक्रीमेंट करता है। 1000 टाइम एक ये लूप कॉल करता है और एवरी लूप में इंक्रीमेंट क्या करता है कि शेयर्ड वेरिएबल का वैल्यू 1000 से इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 50 थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। फॉर लूप की हेल्प से हम लोग 50 थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक थ्रेड जो क्रिएट होता है उसको हम लोग थ्रेड्स करके एक लिस्ट है उसमें हम लोग असाइन कर देते हैं, ठीक है। और एक एक करके हर एक थ्रेड को हम लोग उसका एक्सिक्यूशन स्टार्ट करते हैं ये लूप में ही, ठीक है। ये लूप जो है, इसी लूप में हम लोग थ्रेड को एक्सिक्यूशन स्टार्ट करते हैं और हर एक थ्रेड को हम लोग ये इंक्रीमेंट फंक्शन से अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई थ्रेड एक्सिक्यूट होगा तो वो हर एक थ्रेड ये इंक्रीमेंट फंक्शन को एक बार कॉल करेगा। इसका मतलब ये हुआ हर एक थ्रेड जो है वो शेयर्ड वेरिएबल का वैल्यू 1000 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो मेरे पास टोटल 50 थ्रेड है, तो आइडियल केस में हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो 50,000 टाइम होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 50 थ्रेड और हर एक थ्रेड 1000 से इंक्रीमेंट करता है, तो टोटल जो वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू होगा शेयर्ड वेरिएबल का, दैट शुड बी 50,000, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसका वैल्यू। तो आप देखोगे कि इट इज 1025, ठीक है। इसको मैं फिर से एक्सिक्यूट करता हूं, इट इज 1028, इट इज 1025 अगेन, अब ये 1026 हो रहा है। तो आप देख रहे हो हर एक बार जब मैं इस कोड को एक्सिक्यूट करता हूं तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलता है शेयर्ड वेरिएबल का। ऐसा इसीलिए क्योंकि एवरी टाइम जब आप एक्सिक्यूट करते हो ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो थ्रेड का एक्सिक्यूशन ऑर्डर होता है ना, वो अलग अलग होता है बेस्ड अपॉन कि उस इंस्टेंट पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। एवरी आइट्रेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग अलग एक्सिक्यूशन ऑर्डर देता है और अलग अलग एक्सिक्यूशन ऑर्डर में हमें अलग अलग वैल्यू मिलता है फॉर शेयर्ड वेरिएबल। तो यही होता है रेस कंडीशन, ठीक है। तो ये जो कोड हमने लिखा है इसमें रेस कंडीशन है। इस रेस कंडीशन को हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, लॉक, ठीक है। लॉक एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है जिसके हेल्प से हम लोग रेस कंडीशन को इलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है, कोड का क्रिटिकल सेक्शन जहां पे चांसेस होते हैं रेस कंडीशन के, उसको हम लोग लॉक के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि एक बार में एक ही थ्रेड उस क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड को एक्सिक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो 3 लाइन ऑफ कोड है ना, ये क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस लाइन ऑफ कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो शेयर्ड वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहे हैं, है ना। यहां भी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट ऑफ कोड में हम लोग को शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ कोड को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो ये कोड हमने लिखा है, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस हमने ये किया है कि यहाँ पे लॉक डॉट एक्वायर फंक्शन ऐड किया है और यहाँ पे लॉक डॉट रिलीज फंक्शन ऐड किया है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 लाइन ऑफ कोड है ना, यहाँ पे हम लोग ग्लोबल कॉमन जो शेयर्ड वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्रिटिकल सेक्शन है, इसके कारण रेस कंडीशन अराइज हो सकता है। तो इसको हम लोग लॉक के अंदर ऐड कर दिया है। मतलब सबसे ऊपर लॉक डॉट एक्वायर, मतलब जब भी कोई थ्रेड इसको कॉल करेगा तो अगर वो लॉक अवेलेबल है तो वो लॉक को एक्वायर कर लेगा, है ना। और जब उसका एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन का, तो फिर लॉक को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो लॉक को रिलीज कर देगा मतलब अब कोई दूसरा थ्रेड लॉक अक्वायर कर सकता है, ठीक है। एक बार में एक ही थ्रेड लॉक को अक्वायर कर सकता है। तो अगर T1, ठीक है, अगर T1 ने लॉक को अक्वायर कर लिया है और अभी हम लोग इस लाइन ऑफ कोड को एक्सिक्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ T1, तो कोई दूसरा थ्रेड एट द सेम टाइम लॉक को अक्वायर नहीं कर सकता है। उसको वेट करना पड़ेगा जब तक T1 जो है लॉक को रिलीज ना कर दे, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, होप ये बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको एक्सिक्यूट किया तो आप देख सकते हो कि जो फाइनल वैल्यू है शेयर्ड वेरिएबल का, दैट इज 50,000 एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं 50 थ्रेड कॉल किया और हर एक थ्रेड जो वैल्यू है उसको 1000 से इंक्रीमेंट करा है। तो द इफेक्टिव वैल्यू शुड बी 50,000 एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में जब हम लोग लॉक यूज नहीं कर रहे थे तो द वैल्यू वाज
2026। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लॉक के हेल्प से हम लोग थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एंड आई एम एबल टू गेट करेक्ट आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेमाफोर का एग्जांपल देखते हैं, है ना। सेमाफोर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने ये लिया है कि मेरे पास दो प्रिंटर है। ठीक है, ठीक है, दो प्रिंटर है और मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस करना चाहते हैं। लाइक 5 स्टूडेंट दो प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है, तो हम लोग चीजों को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ताकि आपस में जो 5 स्टूडेंट है वो फाइट ना करने लग जाए, है ना। तो वही हमने सिमुलेट किया विथ ए कोड। ठीक है, तो जो 5 स्टूडेंट है उसको मैंने 5 थ्रेड एज्यूम किया। ठीक है, 5 स्टूडेंट को मैंने 5 थ्रेड एज्यूम किया। ठीक है, और मैंने 5 थ्रेड स्टार्ट किया, है ना। और हर एक थ्रेड एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। वो फंक्शन क्या है? एक्सेस रिसोर्सेज, है ना। इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि जो थ्रेड है ना, वो थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड हुआ स्टूडेंट, है ना, और शेयर्ड रिसोर्स हुआ प्रिंटर। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि ये स्टूडेंट जो है वो प्रिंटर को एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ कोड, है ना। इसको मैंने ट्राई फाइनल में डाला क्योंकि ये जो है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने अलग से डिस्कस किया है। तो ये जो शेयर्ड रिसोर्सेज का जो एक्सेस हो रहा है ना, ये क्रिटिकल रिसोर्सेज है। तो हमने देखा था कि जब भी हम लोग कोई क्रिटिकल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं ना, जब भी हम लोग कोई शेयर्ड रिसोर्सेज या शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड डेटा को एक्सेस करते हैं, तो उसको हम लोग लॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो हमने क्या किया, हमने एक सेमाफोर बनाया विद इनिशियल वैल्यू 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 2 थ्रेड ही एक कॉमन रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो सेमाफोर डॉट अक्वायर मेथड हमने कॉल किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस किया। ठीक है, ये जो प्रिंट है ना, ये सिमुलेट कर रहा है कि हम लोग शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। और एक बार जब रिसोर्सेज को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, शेयर्ड रिसोर्स को रिलीज कर देंगे, है ना। सेमाफोर डॉट रिलीज कर देंगे। तो ये जो सेमाफोर लॉक है, ये इंश्योर करता है कि एक बार भी 2 से ज्यादा थ्रेड इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दो थ्रेड ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, क्रिटिकल सेक्शन मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये सारे लाइन ऑफ कोड क्रिटिकल सेक्शन में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई 2 थ्रेड ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, तो उसके बाद तीसरा जो थ्रेड होगा उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का अलाउ नहीं होगा, उसको वेट करना पड़ेगा। आउट ऑफ दिस 2 थ्रेड जो कि ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, अगर वो निकलता है, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट करता है, तभी तीसरे वाले को मौका मिलेगा जाने का, है ना, टू अक्वायर शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। बस ये आप समझो कि अगर कोई रिसोर्स है, फाइनाइट रिसोर्स है, और उसको हम लोग इंश्योर करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, है ना, चीजों को प्रॉपरली एक्सेस कर सके, तो हम लोगों को सेमाफोर का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं और 2 रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 प्रिंटर है। ठीक है, 2 प्रिंटर उसको हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 5 थ्रेड्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो चलिए इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्या सीक्वेंस ऑर्डर में हमारा थ्रेड एक्सिक्यूट हुआ। तो सबसे पहले थ्रेड 0 जो है वो सेमाफोर को अक्वायर करने का कोशिश करेगा और वो सक्सेसफुली अक्वायर कर लेगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे ट्रैक करते हैं कि सेमाफोर का करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, सेमाफोर का करंट वैल्यू क्या है, इनिशियली 2 होगा क्योंकि 2 रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब ये लाइन एक्सिक्यूट होगा, मतलब थ्रेड 0 सेमाफोर को अक्वायर करना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, थ्रेड 0 ने सक्सेसफुली सेमाफोर को अक्वायर कर लिया, मतलब ये हुआ कि सेमाफोर का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि थ्रेड 0 ने सेमाफोर को अक्वायर किया, तो अब वो प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, प्रिंटर पे कुछ प्रिंट कर रहा है, कुछ ऑपरेशंस कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिंटिंग एक और थ्रेड सेमाफोर को एक्सेस करने का ट्राई करता है और वो भी सक्सेसफुली एक्सेस कर पाता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि अभी सेमाफोर का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अभी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, और थ्रेड 1 सेमाफोर को एक्सेस करने में सक्सेसफुल था, इसीलिए अब वो भी प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, कुछ प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक स्टेटस ये है कि 2 थ्रेड इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन है, वो प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थ्रेड 2 ट्राई कर रहा है एक्सेस करने का। ठीक है, थ्रेड 2 एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि
जो अवेलेबल प्रिंटर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, है ना, वो क्या है, 0 है, तो वो एक्सेस कर नहीं पाएगा। तो T2 चला जाएगा वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, T2 वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। उसके जस्ट बाद T3 एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो T3 भी वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब T4 एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो T4 भी वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो है ही नहीं, है ना। तो अगर वो रिसोर्सेज है ही नहीं, तो वो सारे थ्रेड जो एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेड 0 ने सेमाफोर को रिलीज कर दिया, मतलब रिलीज कर दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने प्रिंटर का काम कर लिया, अब ये रिसोर्स अवेलेबल है, आप किसी को अलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमाफोर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सेमाफोर का वैल्यू जब हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट में कोई थ्रेड है या नहीं। अगर वेटिंग लिस्ट में कोई थ्रेड है तो उसको हम लोग एक्सेस अलाउ कर देंगे फॉर दैट कॉमन रिसोर्स या फॉर दैट शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि थ्रेड 0 जैसे ही सेमाफोर को रिलीज करता है, थ्रेड 2 को सेमाफोर मिल जाता है और वो थ्रेड 2 प्रिंटर को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो T2 वेटिंग लिस्ट से हट जाएगा, है ना, T2 वेटिंग लिस्ट से हट जाएगा। अब क्या हो रहा है, थ्रेड 1 सेमाफोर को रिलीज कर दिया, तो थ्रेड 1 सेमाफोर को रिलीज करेगा। अच्छा, तो उसके पहले जब क्या हो रहा था, T2 जैसे ही एक्सेस कर रहा था, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा, तो सेमाफोर का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और जैसे ही T1 ने सेमाफोर को जैसे ही रिलीज किया, है ना, तो फिर से सेमाफोर का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और सेमाफोर का वैल्यू जैसे ही 1 होगा, तो वेटिंग लिस्ट से जो सबसे आगे था उसको सेमाफोर का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि T3 जो है सेमाफोर को अक्वायर कर लेता है, और T3 जब सेमाफोर को अक्वायर कर लेता है तो फिर T3 प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो T3 प्रिंटर को एक्सेस किया, तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि T1 और T3 अभी रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, है ना, सॉरी T2 और T3 रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, T2 सेमाफोर को रिलीज कर देता है, सेमाफोर को रिलीज करेगा, है ना, तो क्या होगा कि ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और वेटिंग लिस्ट में T4 है, तो T4 को एक्सिक्यूशन का मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, T4 जो होगा सेमाफोर को अक्वायर कर लेगा और T4 प्रिंटर को एक्सेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। और T2 जो ऑलरेडी प्रिंटर को एक्सेस कर रहा था, अब उसका एक्सेस कंप्लीट हो गया, तो वो सेमाफोर को रिलीज कर देगा, ठीक है, सेमाफोर को रिलीज कर देगा, और उसके बाद T4 भी सेमाफोर को रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से फाइनल सेमाफोर का वैल्यू फिर से 2 हो जाएगा, क्योंकि सारे थ्रेड ने रिसोर्सेज को एक्सेस किया, रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो एक बार सारे थ्रेड ने एक्सिक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो सेमाफोर का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अवेलेबल प्रिंटर या नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो आई होप आपको सेमाफोर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आपको एक काउंटर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। आपको एक क्लास काउंटर लिखना है जिसमें एक वेरिएबल होगा या एट्रीब्यूट होगा काउंट, और उसमें 3 ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक इंक्रीमेंट मेथड होगा जो उस काउंटर को इंक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट होगा जो काउंटर को डिक्रीज करेगा, और गेट काउंट करेंट स्टेट रिटर्न करेगा काउंटर वैल्यू का, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के अप्रोच से हम लोग इसको देखेंगे कि क्या वो थ्रेड सेफ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट एनी थ्रेड इंप्लीमेंट करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने क्लास लिखा काउंटर, ठीक है। इसमें इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक जो एट्रीब्यूट है काउंट उसको इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू 0, ठीक है। एक हमने इंक्रीमेंट मेथड लिखा, ठीक है। इंक्रीमेंट मेथड क्या करेगा, काउंट वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है, वैल्यू में, और उस वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके काउंट में असाइन कर देगा, ठीक है। इसके बीच में मैंने स्लिप ऐड किया टू सिमुलेट कि यहाँ पे कुछ आईओ ऑपरेशन हो रहे हैं, है ना, टू सिमुलेट यहाँ पे कुछ आईओ ऑपरेशन हो रहे हैं, हमने यहाँ पे स्लिप ऐड किया। सिमिलर लॉजिक से हमने डिक्रीमेंट इंप्लीमेंट किया, जहां पे हम लोग काउंट का जो वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीज कर रहे हैं। गेट काउंट जो का वो करेंट काउंट का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हमने काउंटर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। और हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट काउंटर जो फंक्शन है उसमें हम लोग 10,000 टाइम इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेंगे काउंटर इंस्टेंस के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे डिक्रीमेंट काउंटर, जो कि क्या करेगा, काउंटर इंस्टेंस का डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेगा 10,000 टाइम, ठीक है। तो इंक्रीमेंट काउंटर 10,000 टाइम इंक्रीज करेगा काउंटर का वैल्यू, और डिक्रीमेंट काउंटर जो फंक्शन है वो काउंटर का वैल्यू 10,000 टाइम्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। हम लोग 2 थ्रेड क्रिएट करते हैं, और एक थ्रेड को हम लोग अटैच कर देते हैं इंक्रीमेंट काउंटर से, और दूसरे थ्रेड को हम लोग अटैच करते हैं डिक्रीमेंट काउंटर से, और दोनों थ्रेड का एक्सिक्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं,
और दोनों थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किया था, स्टार्ट क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। एक बार जब दोनों थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं कि काउंटर का करंट वैल्यू क्या है ना। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखोगे कि द फाइनल वैल्यू इज -10,000 है ना। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होना चाहिए कि हमने 10,000 टाइम्स इंक्रीमेंट किया और 10,000 टाइम्स डिक्रीमेंट किया, या फिर मैंने इंक्रीमेंट काउंटर एक बार कॉल किया विथ थ्रेड 1 और डिक्रीमेंट काउंटर एक बार कॉल किया विथ थ्रेड 2, ठीक है। तो 1000 टाइम्स इंक्रीमेंट 1000 टाइम्स डिक्रीमेंट मतलब नेट वैल्यू शुड बी 0 है ना, लेकिन इट इज नॉट 0, इट इज -10,000, ठीक है। तो यहाँ पे रेस कंडीशन हो रहा है। आप इस कोड को जब एनालाइज करोगे तो आप समझोगे रेस कंडीशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो रेस कंडीशन जब हो रहा है तो इसको हम लोग लॉग के हेल्प से इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो भी क्रिटिकल सेक्शन होता है हम लोग वहां पे लॉग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, तो क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पे हम लोग कॉमन जो डेटा होता है ना, शेयर्ड डेटा जो होता है वहां पे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो काउंट जो है ना, काउंट कॉमन डेटा है, शेयर डेटा है जिसको हर एक थ्रेड एक्सेस कर सकता है उसके इंस्टेंस के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर आप देखोगे कि इसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं है ना, डिक्रीमेंट में भी अपडेट कर रहे हैं। तो ये सारे जो कोड हो गए ना ये हो जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन के कोड को हम लोग लॉग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका मैंने सेकंड इंप्लीमेंटेशन किया है। फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन हमने किया विदाउट यूजिंग एनी लॉग है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो फाइनल आउटपुट वैल्यू दैट इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नॉट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लॉक डाल दिया, ठीक है, विथ सेल्फ डॉट लॉक है ना। या तो इस तरीके से आप लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो लॉक डॉट अक्वायर, लॉक डॉट रिलीज, दोनों तरीके से आप लॉक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सारे जो कोड है ना ये कोड क्रिटिकल सेक्शन में आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग शेयर्ड डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो दोनों कोड को हम लोग लॉक के अंदर डाल देंगे ताकि एक बार में एक ही थ्रेड इस सेक्शन ऑफ कोड को एक्सिक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये जो क्लास है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंजेस किया ऊपर के कंपेयर में, बाकी नीचे वाला कोड टोटली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने एक्सिक्यूट किया तो आपने देखा कि फाइनल जो आउटपुट है ना काउंट का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज 0 एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म लाइक लॉक एंड सेमाफोर हम लोग चीजों को सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा देखो एंड आई होप कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हो तो किसी भी इंटरव्यू में किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।